के कम नहीं हो। भविष्य हमारा जो इख्तियार है उसे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मुलायम जी बोलिए। सभापति जी, जो जीएसटी विधेयक लाए हैं, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के सामने आर्थिक संकट होगा। इसमें हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम साथ में कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि जो धन आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? ये तो गांव से आ रहा है, किसानों से आ रहा है, गरीबों से आ रहा है। वो रेल का किराया आप देते हैं तो गांव वाले ही चलते हैं, जहाज में भी चलते हैं तो भी वही चलते हैं, जनता, आम जनता। तो आप उसके लिए सरकार को लाना चाहिए। और आज हम कहना चाहते, चाहे जितने आप एक्ट और विधेयक लाइए, जब तक किसान संपन्न नहीं होगा देश संपन्न नहीं होगा। ना आपकी मात्रा 72% किसान है जिनके पास खेती है, और 65% ऐसे किसान हैं जो स्वयं खेती काम करते हैं। और बेरोजगारी के बारे में बहुत बातें होती। बेरोजगारी को अगर कोई खत्म कर रहा है या कम कर रहा है तो किसान, वो सब काम कर रहे हैं। 65% अपने हाथ से खेती कर रहे हैं। ये सही है, 72% लोगों के पास खेती है। तो अब ये जो आपका लाए हैं, तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, असहाय, जो कितनी शर्म की बात आती है कि 1, 2, 3 दिन के बाद रोजाना आत्महत्याएं हो रही हैं गरीबी के कारण, खाना न मिलने के कारण। लोगों का कर्जा उनके ऊपर है, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से आत्महत्याएं भी हो रही हैं। उसके बारे में कभी कोई कानून ला ही नहीं सका कि हम किसी कीमत पर एक भी व्यक्ति को गरीबी के कारण, भूख के कारण, खाना के अभाव के कारण आत्महत्या नहीं होने देंगे। ये कोई कानून आ नहीं रहा। एक कानून आना चाहिए और मैं पूरा सर्वसम्मति से पास होगा। अभी मेरे साथी बोल रहे थे, विरोध तो कर नहीं रहे, सुझाव ही दे रहे हैं। अब सुझावों पर भी आपत्ति आपको आ रही है, सुझावों पर आपत्ति आ रही है। तो आज हम कहना चाहते हैं कि इसमें कोई लंबी बहस की हमें आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपने जो जीएसटी लाए हैं, लेकिन ये है जो आपका वस्तु कर सेवा, ठीक है, वस्तु कर सेवा। अब जीएसटी कर दी, गाँव वाले समझेंगे नहीं जीएसटी क्या है, जीएसटी समझेंगे नहीं गाँव। और यही लिख के लाते वस्तु सेवा कर, उसकी हिंदी करके लाते, भाषा करके लाते, तो वो भी समझते। इसलिए आज हम आपसे इतना कहना चाहते हैं सभापति जी, सरकार से, कि कब ये रोजगारों के लिए वायदा किया था, कब पूरा वायदा होगा, कब 15% या 20% जो कहा था कि हम ये काम करेंगे, वो अभी तक नहीं कर पाया। अब वायदा आपने इतने कर डाले, बहुमत तो प्रचंड बहुमत मिला, प्रचंड मिला, फिर मिला, लेकिन अभी तो उम्मीद है कि ये करेंगे काम। अब उम्मीद नहीं रह रही है कि आपने जो वादे किए हैं वो करेंगे। ये परंपरा है लोकतंत्र में कि वायदा करते हम जनता के बीच कि हमारी सरकार बनेगी तो ये नीतियाँ हम ये काम करेंगे, और वायदा खिलाफी करना हमारी नज़र में तो भ्रष्टाचार है। वायदा करो तो पूरा निभाओ, वायदा करिए, निभाइए। और हम आज कहते हैं, बैठे हमारे सामने, बताइए हमने भी सरकार चलाई, जो वायदा किए हैं क्या वायदा हमने पूरे नहीं किए? एक खड़ा होकर कोई कह दे तो हमने वायदा किया तो वो पूरा नहीं किया। कोई खड़ा यूपी का कह दे, हम मान लेंगे। कोई खड़ा होकर कह दे कि ये वायदा किया था, पूरा नहीं किया। जो वायदा किए वो पूरे वायदे किए। और खजाने की कभी, पैसे की कमी नहीं दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार पे पैसे की कमी नहीं है। अब उपयोग किसमें, कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा है, गरीब को हो रहा है, इसमें विशेष अवसर की नीति लानी पड़ेगी। गांव विशेष अवसर हैं, किसान विशेष अवसर हैं, गरीब अवसर मिलना चाहिए। जो बेरोजगार हैं उनको विशेष अवसर देना चाहिए। हम इनको सबको काम देंगे,
कोई भी हो, और उसके साथ साथ अगर इस देश की महिलाओं की गरीबी किसी ने देखी है क्या? देखिए, खाना बनाने वाले की पता है कि कैसे खाना बनाती है। खाना बनाते और वो खाना बना के खिला देती तो वो तो कभी कभी भूखी रह जाती है। वो उनको पूरा खाना नहीं मिलता है, कभी कभी बहुत ही गरीब घरों को महिलाएं खाना दे देती हैं। कान में क्या बोले थे मोदी जी को बोल देना यहाँ पे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अच्छा क्या बोलें, आप बोलें सोई बोलें आप पास तो हो ही जाएगा, आपको पास हो ही जाएगा। लेकिन हम असली बुनियादी बात कह रहे हैं, बुनियादी बात कह रहे हैं। सभापति जी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महिलाएं खाना बना के और खिला दे तो उनके लिए साग सब्जी नहीं रहती है, पूरी रोटी नहीं रहती है, अधपेट सोते हैं। ये हालत है। सर्दी में भी यही हालत है। सर्दी का मौसम आएगा तो क्या सब पे गर्म कपड़े हैं जो हम लोग तो पहन के आते हैं, कैसे भी आते हैं उन तरह की। इस संबंध में कभी कोई बहस होगी, उस बहस से होना चाहिए। ये तो पास होगा, इनका हम विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना सुझाव दे रहे हैं कि जो आपका इतना देश बड़ा है और बड़ी उम्मीद है, हिंदुस्तान संपन्न अगर हो जाए और सबको रोजगार मिल जाए, सबको काम मिल जाए, हर हाथ को काम जो कहा है, और ये हर एक का विकास, ये कोई भेदभाव नहीं, ये कहा है। लेकिन करना तो चाहिए, जो कहा है वो करके दिखाइए, और करके दिखा देंगे तो हम आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यहाँ आपके लिए कहिए प्रस्ताव ले आएंगे तारीख को। वादा क्या निभाना पड़ेगा? हाँ बताइए, हम तो वायदा तो निभाइए, वादा भी निभाइए। हाँ वायदा निभाना पड़ेगा, या तो वायदा करते नहीं। आप वायदा लिए ऐसा करके आए तो इस्तीफा चल गया माहौल, तो जाना पड़ेगा। इस्तीफा मामूली जीत हुई, मामूली जीत नहीं हुई है। यूपी में हो चाहे हिंदुस्तान में, यूपी में तो आप उम्मीदें ही नहीं की थी इतनी, उससे ज़्यादा जीत गए। उम्मीद नहीं की कभी। यूपी तो आप जानते हो, यूपी बनाना भी जानता है, पलटना भी जानता है। ऐसा भी मौका आया, इतने भारी बहुमत तो यूपी से जीत के आए हो, अगर वायदा पूरा न कर पाया तो आप देखना यूपी क्या करे, और कर चुका है। इसलिए मेरा सुझाव है, लोकतंत्र, हमारी राय यह है कि जो आप ये देखिए, कोई भूखा न रहे, कोई सर्दी के कारण मौत न हो। लू लगने, लू किसको लगती है? जिसका पेट खाली होता है, जिसका पेट भरा होता है उसको लू नहीं लगती जा रही गर्मी, उसको लू नहीं लगेगी कि पेट भरा हुआ है। जिसका पेट खाली होता है उसको लू लगती है सापा। तो ये हाल है जब देश के, इसके बारे में कभी प्रस्ताव आएगा क्या, ये हम मांग करते हैं। आप बैठे हैं सभी साथियों से, अपनी सरकार से कहिए कि आप एक प्रस्ताव लाएंगे, भूख के कारण कोई भी मौत नहीं होगी, कर्ज के कारण कोई मौत नहीं होगी, और शाम को कोई बहन, कोई महिला अधपेटा नहीं सोएगी। ये कहना पड़ेगा। और किया था जयललिता जी ने, क्यों किया था? 5-5 करोड़ घरों में बांट के किया था, किया कि नहीं किया था? हमने किया कि नहीं किया? रोजगारी का भत्ता दिया नहीं, कन्या विद्या दिया नहीं, पढ़ाई मुफ्त करी नहीं, दवाई मुफ्त करी नहीं, सिंचाई मुफ्त करी नहीं, बताए कोई ना। वैसे माननीय करार जी कहिए जो हम बोले, कहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हार गए वो अलग बात है, तो मोदी साहब का ऐसा माहौल था, हार गए। पढ़ाई मुफ्त है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई मुफ्त है आप, और पढ़ाई दवाई मुफ्त है। कैंसर हो चाहे जैसी बीमारी हो, कोई बीमारी हो, उसको मुफ्त में इलाज कराया जाता है। विदेश में भी अगर जाना पड़ा है तो विदेश में भेजा है, ये किया है। उसके बाद हार गए, हार गए। और भाई सी रहे कि आप लोगों ने झूठे वादे किए और उन्होंने समझा आप चीन की ज़मीन को ले लेंगे, पाकिस्तान की ज़मीन को ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों ने समझा आपकी बहादुर रहमत की बहन जा रहे हैं मोदी साहब, तो एकदम जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी साहब। ये है। तो इसी तरह से हम लोग भी जीते हैं, हम लोग भी जीते 77 में, याद होगा तब हम लोग एक थे।
77 में जीते, वो 80 में क्या हुआ? 80 बुरी तरह हार गए, 80 बुरी तरह हारे। और 84 में क्या हुआ कि एकदम जीत गई पार्टी हमारी कांग्रेस। फिर आगे 89 में क्या हुआ? हार गए और हम बन गए खुद मुख्यमंत्री, 90 में बन गए। तो ऐसा नहीं है, वो पूरा सीखना जनता जान गई है। हाँ, बता रहे उलट पूरा जनता जान गई है हिंदुस्तान की। ये जो किसान, गरीब, मजदूर और जो बेरोजगार पहले के लोग हैं, जो बेरोजगार मजदूर हैं, इनके लिए प्रस्ताव आना चाहिए। और ये संकल्प करना चाहिए जो वादा किया था कि एक भी भूखा नहीं रहेगा और एक को भी मुलायम जी, जीएसटी में रोजगार सबको मिलेगा। महिलाओं को विशेष दर्जा दिया जाएगा। ये नीति चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये सब संकल्प कर किया है, अपने वादा किया है, उसको पूरा करना। हम आपका साथ देंगे। थैंक यू। वी बड़ा प्रसाद राव। So, thank you very much, sir. I thank the chair and as well as my leader, Mr. Jagan Mohan Reddy, for giving me this opportunity. Sir, the Honorable Finance Minister deserves appreciation and congratulations, sir. Because although they are in majority, they did not adopt the majoritarianism, but they went by in a democratic manner and by consensus manner. So, for his persuasive nature, I congratulate him. Undoubtedly, the GST bill will have lots of benefits, sir, like concurrent taxing by the center and the state, and broadens the tax base, and it simplifies lots of taxing procedures, avoids duplication and cascading effect, and makes a single common market. And it's also good that the GST bill has contemplated to dispense with the concept of declared goods of special importance, which we all felt that it was necessary, so therefore good thing has been done. So, but I just want to ask the government in future whether there are any plans to bring the alcohol for human consumption as well as petroleum and petroleum products into the gambit of GST. And presently the government, central government has agreed to compensate for 5 years. What if the loss continues to be with the state governments after 5 years? Because the states have been given a lot of social security responsibility and they are answerable to the people. So therefore, if we want to continue and maintain the federalism, I am sure that after 5 years, if the states continue to lose this revenue, I think the government of India should think of that as well, because they have to honor the people's commitments. So one more challenge is still there with the government of India now, Union, is this categorization of the commodities as well as the companies, whether it is 90-10 or 50-50, and less than 1.5 crores and above 1.5 crores is extremely challenging. I wish that the government of India should have brought this bill after resorting this very important issues like this categorization and fitment of the commodities. So the government now is considering for everything that whenever there is a compensation to be paid for the state governments because of the loss of revenue in the process, for everything it is considering that the additional cess on demerit and sin products. But it's extremely small, sir. Either the luxury cars or the tobacco products, all these things will be very small. So if the loss exceeds much more than that, how could you compensate from these only demerit goods? And sir, of all, luxury cars is good, and also tobacco is good, sir. But why aerated drinks? Of that also alcoholic beverage is good. But why small drinks like Pepsi and all that, sir? Every family, every poor person, even in villages, they are resorting to this. So putting on the additional cess on these aerated drinks
particularly non-alcoholic beverages, I think the government should reconsider that, because the common man also takes it in so much quantities. Sir, this categorization and splitting between the center and state is good, sir. But when it comes to the offshore, the less than 12 nautical miles, earlier it was vested with the government of India. Now you are giving the powers to the state government. If the sea is now shared by two states, for example, Andhra and the Tamil Nadu, since I share the border with other states, and every time there will be a big problem with the fishermen of both the states. And tomorrow, if the marine products are to be derived, and if they are taxed, and if you are giving this to the respective things, the taxing for both the states, I am sure that it will become a contentious issue, which needs to be resolved, and this could be kept in mind. And next, again, now you are putting the additional surcharge whenever there is a loss of revenue by the states on consumable durables, sir. So consumable durables includes a small fridge and the AC and all that. And a middle class man is also availing of these facilities these days. So putting on this additional cess, maybe I think you should relook at that issue. As of now, the tax on these additional cess and the basic tax comes together as much as 48%. I think the government should relook at the issue. So presently the tax base is about 9 lakh crores. In the federal system, usually till now, the base is shared by the government of India as well as the state government 50-50. But now with this GST, and the entire the base is likely to go to the government of India. In the long run, the federalism concept may disappear as far as the financial matters are concerned. That was the reason why the West Bengal finance minister was asking that at least the companies which have the GST turnover of less than 1.5 crores should be given to the state government. Sir, this implementation, last 2 minutes, sir, because we're only single speaker. The implementation date of 1st of July seems to be extremely difficult for the simple reason the trade and the industry as well as the government of officials are, I don't think they will be ready within 3 months. That should also be looked at that. And the government is taking the pride, telling that in all probability the GDP growth will be 2%. I hope that that would be kept up right from the beginning so that the development will take place. Sir, with regard to the penal arrest provision, when there is evasion of 2 crores also, the non-bailable warrant for more than 2 crores, I think that we should not be lenient on the people who will be the tax defaulters. We should be tough, because every time the finance minister has been telling that India is a non-tax compliant country. So therefore, stiff rules are required. The last one, sir. Sir, the special purpose vehicle GST network has been created, and 3,000 crores have been given as a grant for that. And we should not forget that 51% of these are going to be held by the private companies, where these people behind are the foreign institutional investors, sir. So I think that should be looked into that, whether the security clearance has been given for that. So with these points, I thank the chair, sir. Thank you so much. Party today in support of the GST bill. Goods and Services Tax Bill was something which came during the UPA regime. It's a very well thought of bill, and I think it's truly the need of the nation and requirement. And I'm proud to say that I come from a state which has consistently supported this bill and has been quite in a rush to make sure that it gets implemented in the entire country. Maharashtra, when the Congress and NCP were in power, and now that the BJP in power, but our Maharashtra as a state, our line has been consistent about the GST bill and its implementation. And I must admit with great pride that this is one bill that our state is fully prepared for. We have trained a lot of people.
our software is ready, so we urge the government that this is one of the few states, I'm hearing a lot of other states complaining and having issues, but Maharashtra is one state which is absolutely open and very keen on implementing the GST bill. So this morning as I was going through the question or reply, because the entire GST is going to affect our GDP and our FDI, so I would like to ask the Honorable Government and the Finance Ministry that in today's reply given by your government, they have given us sector-wise growth rates. In that, the mining and quarrying is down by 11%. These are data given by the government. Manufacturing is down by minus 2.9%. Trade, hotel, transport, communication services related to broadcasting is down by minus 3.4%. Financial, real estate and professional services is down by 4.3%. Now with GST implemented, as we are going to implement it soon in the nation from 1st of July, my first pointed question to the Honorable Finance Minister and the Ministry would be that everywhere data proves that wherever GST has been implemented, there has been hiccups. It would probably take a hit by the time, maybe a year or two, by the time inflation will be going up and down. With these kind of numbers already in development, which is being a challenge, how is this going to help our GDP at this stage? And second question about FDIs. This government keeps talking about FDIs. I would like to ask the Honorable Minister that what would be the repercussions on FDIs? Because the Honorable Finance Minister, with full humility, I'd really appreciate what he said earlier in his speech, in his opening speech today, that we are giving all these powers, which are parliamentary powers, to the council. So the powers are not with the state, they are not with the center. And actually, after hearing him, it was actually quite a worrisome situation that first of all, Parliament is the supreme authority in this country to make legislations. And judiciary does their job, we do our job. If we start stepping onto each other's job, what is really the final role of Parliament maybe 3 years or 5 years from now? There's nothing wrong in sharing power. It's nice that we are empowering states. States must be empowered. But finest legislations which are related to the nation and which is going to make a huge difference, which is interconnected, to give this kind of power to a council. And today, yes, the BJP is in power in the center in all the states. But what happens 5 years from now, 10 years from now? This is not going to be a scenario where there's going to be a single-minded government all over the country. Then what happens? And these legislations are not short-term legislations. They're not for 5 years, 10 years, 15 years. These legislations are long-term legislations that we are making. These are constitution amendments we are making. So has really the government thought it through? There's nothing wrong. I'm not objecting to give the power to the council at all. But we must rethink while doing such legislation that what cost is it going to come? Because looking at states, now, anyway, service tax is going to go up as we know. And as we all know, provision under the section 171, where you have made profit sharing an issue. But sir, there are 40 crore people who are poor. If you look at all the marginal farmers with our poverty line, our poor people or average people in this country are over 60 crores. Now what happens if this inflation goes up? How are you going to be accountable for this, and how will the common man survive in this inflation? I agree, your answer, I know sir, will be that it's only going to be a hiccup period till we settle down. But till we settle down, what are you going to do to make sure the prices don't skyrocket? The second most important point is data privacy, sir. Today there's a new fashionable word saying data is the new oil. Most people are using it quite generously. Sir, the kind of data that is going to get generated with this through the GSTN, which is a private body, 51%, only 49% is the government, 50% are outside players. I am sure you have thought it through, but crores of data is going to be generated every day. What are you taking? What precautionary measures are you taking that none of this data will ever be leaked? Because every state is going to have its own authority for this data. There is a 1.1% chance that in a weak moment, any of the states or anybody in that system who has access to this kind of information, if by 1% chance, I'm not saying it will happen, I'm sure you've thought it through, but there is always a 1% chance. If somebody leaks it, it will be at a huge cost for our country. So there's nothing specific talked about privacy in this.
Second, about compensation to states. Sir, compensation to states, most people have talked about. I come from a state where unfortunately in the last 5 years we've had drought after drought after drought. So once GST is implemented, if there is an economic crisis, is the luxury items going to be good enough to pay for the compensation? Even the Mumbai Corporation, I remember Arunji, the Honorable Finance Minister, in his last reply had clarified that all the big municipal corporations will be given money and be looked after. But in the bill, there's no clarification of what is the roadmap going to be. And especially about economic crisis in drought and in floods. What is your plan B? Because all compensation is not going to come from luxury items. So what is the plan of the government? If you could, Sir, honorably, if you could clarify. Another problem that is going to come through with GST is compliances, sir. Mehtab ji talked about 30, but if my knowledge and whatever I've read is correct, there are not 30 registrations, there are 36 registrations people will have to go through. So the whole idea of having one country, one tax, if I'm doing business in Maharashtra and Punjab and Karnataka, I'll have to register in 3 different places. So it's taking away from the whole moment that it is, because the whole idea, the soul of the bill is to make things simplified, to make it seamless. So then if I have to register in 36 places, the compliance of this is going to be a challenge. And I'm more worried about is that more and more automation is going to come. So if more automation is going to come because of all this, what is going to happen to the jobs? I remember the Honorable Prime Minister consistently saying in all his election speeches that there are going to be 2 crore jobs generated every year. Sir, the jobs are not in crores, not even 1 crore, but they are only in lakhs. And if manufacturing numbers, as the government themselves admit in their ring, if manufacturing is dropped by minus 2.9%, sir, how are we going to have jobs? I think this is going to be a serious crisis, and I urge the honorable government to come back with a plan. Because it's wonderful to make jumlas and they sound wonderful, but they have to be a reality. After all, advertising is wonderful, but if it's not going to fill my stomach and get me a job, all this is going to be an empty promise to people. And I don't think that's what GST is for, and that's not the soul of GST. So I think you really need to look at employment, because this multi-state registration is going to be a challenge, and education. Like our state has aggressively looked at educating people. Rules and regulations, the Honorable Finance Minister has said that he is going to make them in the next 15 days. So I would request a couple of points, I'll do them very quickly. I would urge him that if he could get these rules and regulations quickly, because still there's a lot of speculation about, and there's no clarity about GST in people, because a lot of things have been changed from the first bill which was submitted 6 months ago. There are a lot of been changes through the council which are not in the public domain. The other very important point, sir, is about government composition levy. This is one levy which is not available for the supplier of the services. So the government is very proud about their Mudra Yojana, the Stand Up India, the Startup India. These are various you have done for people to start up on their own. But if their service tax is not going to get the benefits, and the benefits of this composition levy are not being extended to the small service providers. These are small service. Today, Rudy ji in his speech talked about women empowerment. He talked about women starting new businesses. Say a woman starts a beauty parlor through the skill development mission. If she's not going to get the benefits of this, what is the whole point or having this? So this clause is very, very critical, and I urge the government to look at the Government Composition Levy Act, which is Section 10. The other one is taxation of work contracts, sir. The taxation work contracts is rearrangement of words, and because of rearrangement of these words, the whole service is going to be in big trouble, sir. So I would request the government to look at it, because if you are taking one service, say my car has got spoiled, I sent it for servicing, sir. So if I send it for servicing and I take a mixed supply, suppose the tire is changed. The tire is in a much bigger bracket while the service is at a much basic bracket. So if I do a mixed supply of a service, then the higher tax will be implied onto this. So having this mixed is going to be a huge challenge, which is going to get into a lot of litigations and problem, and people will not want to pay them. So this mixed supply back is very, very critical. So I urge the Honorable Minister to look at the taxation of work contract, relook at it, rethink of it. Sir, then there's another point. Last one point, sir. There's an input and... Sir, last 2 points. Sir, just 1 minute. Just 1 minute. So just 2 points. Very quickly, I'll finish. The input tax credit availability, sir. Now, this is the draft bill of the CGST law.
in this particular draft law, this section wasn't there, which has come in the CGST back. So I would like to ask that why are you not giving this input tax credit? Because this directly affects the telecommunication towers and the pipeline. Sir, you talk about Digital India. If this tax benefit is not going to give it to these common people, then what's the point of having all these great programs of Digital India, Ujjwal India and all these infrastructure projects which you are going to give to the common man? If they are not affordable and they are not going to get the tax benefit, then the cost of all this will be given to the consumer. So this is also very important, which is going to hurt the poor people of this country, and none of these dream projects that the Honorable Government and Prime Minister talks about can succeed if this is implemented. Last 2 points, sir, just last 2 points. Sir, implementation of GST. Sir, very quick, just 2 minutes. माननीय अध्यक्ष जी, रमेश जी बोलिए ना, you will lose your time. You will lose your time. Just go on. माननीय अध्यक्ष जी, रमेश जी, मैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संशोधन विधेयक 2017 पर अब बोलने के लिए खड़ा हूं, जिसके अंतर्गत 4 विधेयक प्रस्तुत हैं। मैं समझता हूं कि ये आर्थिक सुधारों की दशा में एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में यह बिल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, चाहे वह विश्व बैंक हो, वैश्विक औद्योगिक नेतृत्व हो या नीति निर्माण हो। सर्वत्र इस क्रांतिकारी कदम का पुरजोर स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में आम आदमी को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तता का अधिकार मिला है, और मैं इन क्षणों में, जबकि आज संविधान संशोधन के ये अवसर है, मैं संविधान की उद्देशिका की प्रथम पंक्ति को उद्धृत करना जरूरी समझता हूं, जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। श्रीमान, आज इस संविधान के इस उद्देश्य को आज का दिन पूरा करता है, और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपनी सरकार को, वित्त मंत्री और उनके सहयोगियों को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं समझता हूँ कि वस्तु सेवा कर और लागू करने की जो प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, ये देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर है। यह कदम जहां हमारे संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करता है, वहीं केंद्र और राज्यों दोनों के कर प्रशासन को पारदर्शी, सुप्रभावी बनाने के साथ उच्च राजस्व संग्रहण में एक नया इतिहास रचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले समय से जो भारत में आर्थिक तंत्र की मजबूती की दिशा में कदम प्रधानमंत्री जी और सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक, और इस अवसर पर मैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं। वर्ष 2000 में कर सुधार की आवश्यकता महसूस करके उन्होंने सबसे पहले एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें असीम दास गुप्ता जी को उसका अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद उनके ही कुशल नेतृत्व में 2003 में सर्वप्रथम केलकर समिति ने जीएसटी की रूपरेखा रखी थी, और आज 2003 से लेकर के 2017 की इस यात्रा में तमाम पड़ाव आए, तमाम बैठकें हुई, और आज वो अंततोगत्वा वो ऐतिहासिक दिन आया जब भारत के संविधान में संशोधन कर एक जीएसटी के बिल को पास करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। श्रीमान, जीएसटी को यदि देखा जाए तो मेरे मित्र तमाम कह रहे हैं कि क्या लागू, यदि उसको संक्षिप्त में देखा जाए तो काले धन पर लगाम लगेगी, कर से सारी जटिलताएं दूर होंगी, कर चोरी नहीं होगी, कच्चे माल से लेकर के माल पूरा एक प्रक्रिया कंप्यूटर में दर्ज होगी, हम विश्व प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकेंगे। और आज कहाँ है श्रीमान, हम अधिक राजस्व प्राप्त होगा, कर दरों और संरचनाओं में एक रूपता आएगी, विनिर्माताओं और निर्माताओं
को सीधा और सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन होगा। किसी भी राज्य में समान टैक्स से दामों पर नियंत्रण होगा। वस्तु सस्ती होगी, सामग्री सस्ती मिलेगी और टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी के लागू होने पर श्रीमान विभिन्न प्रकार के टैक्स स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और उद्योगपति, व्यवसायी और आम आदमी की गर्दन पर जो ये इंस्पेक्टर राज की जो तलवार लटकी रहती है वो नहीं लटकेगी। न इंस्पेक्टर राज होगा, न करों में चोरी होगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी श्रीमान। चाहे एकीकृत कर प्रणाली हो, चाहे एकल आबादी बाजार हो, चाहे प्रवेश कर में छूट हो, चाहे समान दर हो और चाहे केंद्र के उत्पादन शुल्क की समाप्ति हो, विवाद समाप्त होंगे। तमाम प्रकार के एक नहीं श्रीमान तमाम और तमाम ये जो एक्ट है, जो ये संविधान संशोधन के जो ये धाराओं में उल्लेख करके 5 कानून बनाने की बात है, उसमें सभी कुछ समाहित होता है। और जिस तरीके से जीएसटी लागू होने पर लगभग 1 से 1.5-2% की हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उसे निश्चित रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट और स्टैंड अप जैसी क्रांतिकारी अभिनव योजनाएं निश्चित वो लागू होंगे और उस दिन बेरोजगारी भी दूर होगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा। श्रीमान, मैं समझता हूं कि हमारा तो सपना ही श्रेष्ठ भारत का है, समृद्ध भारत का है, सशक्त भारत का है, स्वस्थ भारत का है, स्वच्छ भारत का है, स्वाभिमानी भारत का है, स्वावलंबी भारत का है और टीम इंडिया और सबका साथ सबका विकास इसी से लागू होगा श्रीमान। और इसलिए ये कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब मैं उधर से सुन रहा था तो मुझे पीछे याद आता था। मैंने वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में जब वेट और इस पर चर्चा हो रही थी तो राज्य के वित्त मंत्री के रूप में और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा और लागू किया। मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने वेट का बहुत विरोध किया, लेकिन एम्पावर्ड कमेटी के इस आश्वासन के बाद कि 5 वर्ष तक यदि कोई राज्य में क्षति हो रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी। हमने पहले ही वर्ष में उत्तराखंड के मामले में कर संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और 1.5 गुना ज्यादा वृद्धि हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों को जिनके मन में शंका है इसको लेकर के, वेट को लेकर के भी हम तमाम लोगों में यही शंका थी, वो भी निर्मूल साबित हुई और निश्चित रूप में जब जीएसटी जब 1 जुलाई से वो शुरू हो रहा है तो तमाम शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। वैसे भी मैं ये समझता हूं कि यदि जीएसटी का काउंसिल बना दी गई है, एक सेंट्रल काउंसिल है और राज्यों में काउंसिल है और उसमें 31 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और उसमें यह भी व्यवस्था है कि वो कानून बना वो अपने सुझाव दे सकेंगे और केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकेंगे, तो कहां शंका होती है श्रीमान। मैं समझता हूं कि नियम बनाने की शक्ति उसमें है कि जीएसटी परिषद द्वारा दी गई कोई भी अनुशंसा नए नियम बना सकती है जिन्हें आधिकारिक गजट के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है। ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का। आधार वर्ष वित्त वर्ष 15-16 को आधार वर्ष मानकर राज्यों की संपूर्ण राशि का आंकलन किया जाएगा। किसी भी राज्य को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। राजस्व की जो क्षतिपूर्ति है सरकार के द्वारा जिन करों की जीएसटी में समाहित किया गया है उससे यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑडिट के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। फिर कहां दिक्कत है। छूट में प्राविधान है, अगर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यदि उसमें अपने राज्य में उद्योगों को छूट देनी है, जैसे कहा जा रहा साहब पिछड़ापन है और तमाम है और राज्य उसको सुविधा देना चाहते हैं, कौन रोक रहा है श्रीमान। जीएसटी काउंसिल उसमें इजाजत देती है कि दोनों और राज्य सरकार उससे जीएसटी काउंसिल में लाए और भारत सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के उसकी मदद करेंगे। राज्य संपत्ति निधि में जमा न होने वाला राजस्व जिसको जो सीधा राजस्व मंडी समितियों हो चाहे स्थानीय निकाय का हो, अब वो राजस्व की श्रेणी में भी सम्मिलित किया गया है जो पहले राजस्व की श्रेणी में सम्मिलित होता ही नहीं था। इसमें भी किसी को क्या दिक्कत है। दूर दूर तक भी मैं सोचता हूं राज्यों को कोई दिक्कत। जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति के लिए उपकर गठित कर दिया गया है जो संसाधनों को जुटाएगा और जो भी राशि जिस भी राज्य को क्षति होगी ये उपकर से जो है उसमें आपूर्ति होगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि कोई राज्य यदि उसको क्षति हो रही है
तो उसमें दिक्कत होगी। ये कहा जा रहा है बार बार कि 5 वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मैं सोचता हूं पहले ही वर्ष में सब ठीक ठाक हो जाएगा, 5 वर्ष तो आने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि 5 वर्ष बाद भी होता है तो जीएसटी काउंसिल, जो सेंट्रल काउंसिल है, जो राज्यों में काउंसिल बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है। उनको ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद उसने काम ही नहीं करना है। मैं समझता हूं कि ये अदायगी, आवृत्ति अदायगी के लिए माह में 2 बार प्रावधान किया गया, जो कहा जा रहा था तो कब नहीं, इसमें ऑलरेडी है कि महीने में 2 बार जो है इसमें प्रावधान है। और प्रस्तावित जो विकास की दर है वो राज्यों से सम्मिलित करने की विकास दर 14% प्रतिवर्ष ये भी तय की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो जीएसटी की संपूर्ति की निधि की स्थापना है उपकर के माध्यम से होगी, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राज्यों को क्षति होगी उसकी पूर्ति होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे कहा जा रहा था, यदि उनमें कोई दिक्कत है तो यदि स्टेट उसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं तो सेंट्रल काउंसिल बनी हुई है और उसको भी पूरे अधिकार दिए गए हैं। मैं ये समझता हूं अध्यक्षा जी कि ये जो आज का दिन है ये भारत के इतिहास में एक अभिनव है और ये ऐसा दिन है जब देश में आर्थिक क्रांति की दिशा में ये नींव का पत्थर साबित होगा और हम पूरी दुनिया में अपने को और तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, मेघवाल साहब को और गंगवार साहब को, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक कदम है और इस कदम का सर्वत्र सराहना होनी चाहिए। और जिनके मन में, मोली साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैंने कुछ चीजों को नोट किया था, लेकिन मैं समझता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप भी निशंक हो जाइए इस बिल के बारे में। आप निशंक हो जाएंगे तो अपने आप सब ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री जयप्रकाश यादव। सभापति महोदय, जो केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017 प्रस्तुत किया गया है और साथ में 3 और भी विधेयक लाए गए हैं, स्वाभाविक तौर से इस पर लगातार बहस चल रही है। देश में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था हमारी मजबूत है और लोकतंत्र की यही हमारी मजबूत शाखाएं हैं। केंद्र और राज्य एक दूसरे के हम सहयोग करते हैं और गरीब राज्यों को, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को हम मदद भी करते हैं, उसके लिए विशेष सुविधा भी देते हैं। एक देश एक टैक्स के विषय में कहा गया, नारा तो अच्छा लगता है, नारा सुनहरा लगता है, एक टैक्स और एक देश। लेकिन यदि हम इसकी चर्चा करें कि जो टैक्स हो रहा है 1 रुपये पर कितना टैक्स जो है लग रहा है गरीबों पर या आम लोगों पर, तो मेरे समझ से 1 रुपया पर 60 पैसा टैक्स लग रहा है। यह जो टैक्स के रूप में कहा गया है कि हम जोड़ करके एक करेंगे, उसके आधार पर जो 5, 12, 18 और 28 के आधार पर ये किया गया है। और आज के तारीख में कहा गया कि एक अर्थव्यवस्था हमारी है, सकल घरेलू उत्पाद हमारा बढ़ेगा, सुधार का साझा बाजार हमारा विकसित होगा। लेकिन और कानून राज्य और केंद्र बनाता है, लेकिन ठीक है बनाया गया, लेकिन कानून राज्य और केंद्र बनाते रहा। यही लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा, और यही हम लोग समझते हैं संविधान की मर्यादा है। लेकिन जीएसटी परिषद बनाया गया और जीएसटी परिषद अलग से बनाया गया। केंद्र और राज्य का इसमें कहीं हिस्सेदारी नहीं, अलग से उनके अध्यक्ष होंगे, अलग से उनके काम करने के तरीके होंगे। ठीक ही कहा गया कि राज्य बदलेगा, कभी केंद्र बदलेगा। आज आप सत्ता में है या नहीं कि जो है आप सत्ता में है तो कल सत्ता में रहिएगा। आज आपका अच्छा दिन है, कल इससे भी आपका जो अच्छा दिन से बुरा दिन आ सकता है और इसको स्वीकार करना चाहिए और इसके दिवाली में रहना भी नहीं चाहिए। आज मेक इन इंडिया बना रहे हैं, आज आप न्यू इंडिया बना रहे हैं, आज अब स्मार्ट इंडिया बना रहे हैं, लेकिन खेती को और किसान जो कम आय वाले हैं, छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उसकी परेशानी जीएसटी से बढ़ेगा और इसको जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो विद्वान लोग हैं इसको समझेंगे और इसीलिए इससे जो है बढ़ेगा।
जो बुनकर हैं, कपड़ा वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, जो कारीगर हैं, जो उन लोगों को जो है तकलीफ होगा, जो डेयरी वाले हैं, मुर्गी पालन वाले हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, उनको जो है परेशानी होगी। इसीलिए जो है जीएसटी से कोई मेक इन इंडिया बनेगा यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक लुभावने जो है एक जो नारा दे करके आप जो है इसका दूरगामी महंगाई बढ़ेगी। आप बताइए, खड़े होंगे माननीय वित्त मंत्री और आनी यहाँ, क्या महंगाई घटेगी इससे? अगर आप कह देंगे सदन में कि महंगाई घटेगी जीएसटी बिल पास होने के बाद, हम समझेंगे बहुत अच्छा क्रांतिकारी हुआ, लेकिन महंगाई घटेगी नहीं। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि 1 साल तक तो महंगाई इससे बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है यहाँ। इसलिए जो है हम लोग देख रहे हैं ना, नोटबंदी इसीलिए हुआ था कि महंगाई घट जाएगा, करप्शन मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा। हम लोग इन चीजों को जानते हैं, इसलिए बुनियादी सुविधाएं, मांग और पूर्ति में अंतर होगा, इसलिए जो है और सामानों को ले जाने और ले आने में जो है परेशानी होगी, वितरण की व्यवस्था में जो है दिक्कतें आएगी। इसीलिए जो है आज के तारीख में हम ये मानते हैं, जब प्राकृतिक आपदा आता है, जब कोई परिस्थिति पैदा होती है, ऐसे वक्त में लोगों को जो है टैक्स लगेगा, वो उनकी आंखों में आंसू है, परेशानी है। और जो है कोई सीमांत किसान है, अगर उनको आधा एकड़ का जोतदार है और वो बाहर में रहते हैं तो उनको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। वह तो जो है किसी से बड़े जिम्मेदार से या कोई जो है भूमिपतियों से जो है जमीन लेकर के काम करते हैं। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि जो जीएसटी बिल आया है, इसमें जो है हमें कई चीजों पर कर चोरी, कर वंचना और बढ़े नहीं, और जो है आपने कहा कि उसमें जेल की सजा है, लेकिन कानून को तोड़ने वाले जो है रास्ता निकाल लेते हैं चौकीदार, और जो है चौकीदार के साथ साथ जो है उसका जो है गलती करने वाले निकाल लेते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है और गरीबों को और किसानों को, इसमें जो है कम आय वालों को परेशानी होने वाला है। इसलिए आज जिन बातों को चर्चा हमारे सारे जो माननीय सदस्यों ने किया है, जो कि इससे जो है या नहीं कि जीएसटी बिल आ गया तो सुधार हो जाएगा। आज तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है, डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है? जब कच्चे तेल का दाम जो है घटते जा रहा है, तो आज जो है इस देश में क्यों जो है पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? अच्छा दिन यही है क्या? मेक इन इंडिया यही है क्या? जीएसटी से यही लाभ होने वाला है क्या? आज हमें सोचना पड़ेगा यह जो है, और हमारा ढांचा जो राज्य और केंद्र का है, यही ढांचा हमारा बुनियाद है, यही हमारा इमारत है। इसलिए आपने माननीय सभापति महोदय ने आपने बोलने का अवसर दिया, और पता नहीं शराब में तो 50 गुना टैक्स लगा दीजिए। ओके जयप्रकाश जी, बस एक मिनट, शराब में 50 गुना टैक्स लगाइए। कहाँ लगा रहे हैं? पूरा लगाइए टैक्स, भर दीजिए टैक्स से कि शराब कोई जो है देश में ना पिए। बिहार जो है डंके के चोट पर कहता है कि शराब बंदी करके सेहत और सूरत को जो है बेहतर करा किया। आप लगाइए, लेकिन इसमें भाग जाइएगा। इसलिए जो है सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल तो आ ही गया, पास हो ही जाएगा, और हम लोग जो अपनी राय कुछ का करके इस बिल का जो है अंत में जो है हम लोग भी कहेंगे ठीक है, बिल आ गया तो आ ही। समर्थन करते वो कह रहे हैं। धन्यवाद महोदया। आज हिंदू वर्ष नव वर्ष के उपलक्ष्य पर एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी हमारे सामने है, और उस सबके हम यहाँ पे पाइक बैठे हुए हैं कि एक ऐसा इतिहास होने वाला है कि आज हम जीएसटी बिल को पारित करने वाले हैं, और इसके साथ हम सब साथ में इस देश को एक नया इतिहास के रूप में ले जाना चाहते हैं। 1 कंट्री 1 मार्केट 1 टैक्स, इस रूपरेखा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये संकल्पना ही नहीं, अभी ये सच्चाई होने जा रही है। ये सच्चाई इसलिए जरूरी है कि जैसे अभी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के बारे में जब हम सोचते हैं, उसके कार्यक्रम करते हैं, जब वो अभ्यास करते हैं, तो एकात्म मानव दर्शन की किताब हर कोई पढ़ता है और सोचता है कि एकात्म मानव दर्शन से हम हमारे विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। उस एकात्म मानव दर्शन में ये लिखा है कि इस समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना यही हमारा काम है, और जब तक उस अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तो इस समाज का कल्याण नहीं होगा। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि वो समाज का अंतिम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है,
और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समाज के अंतिम स्तर तक पहुंचकर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और उस रूप से जीएसटी टैक्स को लाए। जीएसटी टैक्स क्या है? जीएसटी है लोगों तक, इट्स अ लास्ट माइल टैक्स, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना और हर किसी को एक छत्र में लाके पूरे देश को एक देश और एक टैक्सेशन के रूप से देखना। यहां पे बहुत रूप से विरोधी दलों में बैठे हुए सारे लोगों ने कहा कि ये जीएसटी काउंसिल क्यों है, ये स्टेट और सेंटर का कॉम्बिनेशन क्यों है। तो मुझे लगता है ये अचंभित होने की जरूरत अभी उन्हें ऐसी पड़ी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, या कहीं ना कहीं जाके वहां पे उनकी स्टेट सरकारें नहीं है और जो विकास का काम लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसका समर्थन वो करना चाहते कि नहीं चाहते, इसके बारे में मुझे चर्चा करनी, मुझे लगता है इसका विषय मुझे अचंभित करता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्स गुड्स के लिए लगाया जाता है और सेंटर की टैक्सेस ये सर्विसेज पे होती है। लेकिन आज जीएसटी की वजह से, एक काउंसिल बनाने की वजह से, जीएसटी काउंसिल, आज स्टेट का जो टैक्स गुड्स पे होता है और सेंटर का सर्विस पे होता है वो वाइस वर्सा एक दूसरे को फायदा दे सकता है। पहले सर्विसेज सेंटर ले जाता था, गुड्स के टैक्सेस स्टेट रखते थे, आज सर्विसेज का भी फायदा हर एक राज्यों को होगा और वही गुड्स का फायदा देश को भी होगा। मुझे लगता है एक ऐसी सांझी अच्छी प्रकार किया हुआ है। इस कोशिश को मुझे लगता है विरोधकों ने विरोध करने से अच्छा ये कहना चाहिए था। मुझे वो बीरबल और अकबर की कहानी याद है कि एक बार अकबर राजा के पास एक आदमी दुखी होकर रोते चला गया। उसने अकबर राजा को यह कहा कि राजा, मैंने एक तो कुआं खरीदा है लेकिन ये आदमी उस कुएं से पानी मुझे निकालने नहीं देता है। तो तभी बीरबल को अकबर ने बुलाया और बीरबल को कहा कि इस समस्या का उलझन, जो समस्या पड़ी हुई है, इसका आप सुझाव करो। जब उस समस्या को सुझाने के लिए पूछा गया तो बीरबल को यह समझ आया, उन्होंने उस आदमी को बुलाया कि भाई तूने एक कुआं बेचा है? बोलते हाँ। फिर तू उसको पानी क्यों नहीं लेने देता? कहते नहीं, मैंने कुआं बेचा लेकिन पानी तो मेरा है। फिर वो आदमी कह रहा है कि कुआं इसका और पानी कैसे होगा? तो बीरबल जी ने ये कहा उनको कि अच्छा, आपने कुआं उनको दे दिया और पानी तुम्हारा है, तो तुम पानी पे टैक्स लगाओ, उसको टैक्स दे दो या कुएं का सारा पानी निकाल दो। तो आदमी वो अचंभित हो गया, ये तो मैं फंस गया। तो उसने माफी मांग के ये कहा, चलो कुआं भी आपका और उसके साथ के पानी भी आपका। ये कुआं और पानी की कहानी मैं इसलिए कहती हूं कि स्टेट और सेंटर में यही कुआं पानी की लड़ाई होती जाती थी। आज कुआं भी आपका है और प्यासे के लिए पानी भी आपको मिलेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के रूप से सबको साथ मिलाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ये काम किया है। जब हम ये चाहते हैं कि दोनों का फायदा हो, गुड्स और सर्विसेज का, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा क्यों दिया है? ये नारा इसलिए दिया है कि एक देश और एक टैक्स के रूप से सारे प्रदेश साथ में आए और हम सब साथ में मिलके जब देश की आर्थिक जनसत्ता जो है, आर्थिक व्यवस्था है, जो देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस आर्थिक व्यवस्था में कोई स्टेट अलग ना पहुंचे। जैसे छोटे स्टेटों को 5 वर्षों की छूट दी हुई है, जहां पे बहुत सारी, मुझे लगता है किसी को पता नहीं, कुछ लोगों ने पूछा है कि छोटे स्टेटों को छूट दी है कि नहीं, लेकिन जो बिल पड़ेगा उसको पता चलेगा कि छोटे स्टेटों को भी 5 साल की छूट दी है। उस पर और एक महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत सांसदों ने उठाया कि इलेक्ट्रॉनिकली ये सेफ कैसे होगा। मुझे लगता है जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया खुद उस जीएसटी काउंसिल में उनके मिनिस्टर्स भी हैं और वही लोग हमारी जो बैठकें होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आदरणीय अर्थ मंत्री के